नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल पांडे बाबा लॉज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर डील करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहां पर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब से प्रवर्तन में है? तो 26 अक्टूबर 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार कहाँ है? तो करेक्ट ऑप्शन है संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 आ जाइए। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो कोई भी महिला इसके अंतर्गत आएगा। 2A में डिफाइन है। नेक्स्ट आ जाइए। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत बालक से विपरीत है, तो 2B में डिफाइन है बालक। 18 वर्ष से कम आयु का कोई बालक। याद होगा आपको, पॉक्सो एक्ट में भी बालक की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज D में दी हुई है, वहाँ भी 18 ईयर्स के नीचे का कोई भी बालक आता है। नेक्स्ट आ जाइए। साझा गृहस्थी से निम्न गृहस्थी आती है, कौन आता है इसमें? शेयर्ड हाउस होल्ड में। तो करेक्ट ऑप्शन है C, दोनों A एंड B, जिसमें व्यथित व्यक्ति अकेले नातेदारी में रहता है या फिर व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रहता है, दोनों ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? धारा 3 में से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रयोजनों के लिए प्रत्यर्थी का निम्नलिखित कार्य या आचरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है यदि वह व्यथित व्यक्ति के जीवन का अंग को क्षतिग्रस्त करता है या ऐसा करने वाला है। A, B, यदि वह दहेज या अन्य संपत्ति की पूर्ति के लिए व्यथित व्यक्ति को तंग करता है। C, उक्त आचरण से व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति को धमकी देने का प्रभाव रखता है। या फिर D, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए। प्रत्यर्थी कानून में से कौन सा आचरण घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, मौखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 3 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया गया है? तो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे मानसिक दुरुपयोग, साथियों नहीं यहाँ पे आता है। नेक्स्ट आ जाइए। महिला की गरिमा का अपमान या तिरस्कार किस दुर्व्यवहार के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट ऑप्शन है लैंगिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी महिला का संतान का पुत्र न होने के संबंध में अपमान या उपहास, ठीक है, तो ये किस उसमें आएगा? तो ये मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं स्त्री धन से वंचित करना, स्त्री धन का अंतरण, शेयर का अंतरण जिसमें व्यक्ति का हित है, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी बालक के अंतर्गत आते हैं। 2B में डिफाइन है बालक, उसमें उसके अंतर्गत कौन कौन आता है? तो उसमें दत्तक, सौतेला और पोषित फोस्टर चाइल्ड तीनों ही आते हैं। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। घरेलू घटना रिपोर्ट से ऐसी रिपोर्ट विपरीत है जो ऑप्शन A करेक्ट है, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर तैयार की गई है, इसे 2E में डिफाइन किया गया है। घरेलू नातेदारी, दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी विपरीत है जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं, किसी समय एक साथ रह चुके हैं, एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहते हैं, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा धनीय अनुतोष घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को दिया जाता है, तो इसको 2K में डिफाइन किया गया। मॉनेटरी रिलीफ उसके उपगत व्ययों के लिए को पूरा करने के लिए, या फिर उसके द्वारा सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, या फिर उपयुक्त A एवं B दोनों। करेक्ट ऑप्शन है A एवं B दोनों। नेक्स्ट आ जाइए। पत्नी घरेलू हिंसा की शिकायत किसके द्वारा कर सकेगी? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर पति के विरुद्ध, ससुर के विरुद्ध, सास के विरुद्ध, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव है, 2Q में इसे डिफाइन किया गया है। विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला शिकायत कर सकेगी, तो पति के विरुद्ध, तथा कथित पति के नातेदार के विरुद्ध, या फिर उपयुक्त दोनों के विरुद्ध। तो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त दोनों के विरुद्ध। फिर शेयर हाउस होल्ड में ऐसी गृहस्थी विपरीत है, कौन सी गृहस्थी आती है? जहाँ व्यक्ति रहता है, जहाँ व्यक्ति किसी घरेलू नातेदारी में है, या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी क्रम पर रह चुका है, या फिर व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी संयुक्ततः स्वामित्व या किराएदारी में है। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए। प्रत्युत्तरदाता की परिभाषा में कौन आता है? तो वयस्क पुरुष सदस्य, महिला संबंधी, या फिर उपर्युक्त दोनों। ऑल ऑफ द अबव, तो दोनों ही आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। घरेलू हिंसा घटित हो सकती है, उपर्युक्त सभी से। ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा गठित माना जाएगा जब प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति को मानसिक अपहानि करता है, से दहेज की मांग के संबंध में उत्पीड़न करता है, ऐसा आचरण करता है जो धमकी का प्रभाव रखता है, या फिर उपर्युक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी।
फिर नेक्स्ट आ जाइए, व्यथित व्यक्ति से हितबद्ध किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना आता है मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाइए, किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा का कार्य किए जाने या किए जाने की संभावना की सूचना कौन दे सकता है? तो कोई भी व्यक्ति सूचना यहाँ पर दे सकता है, सेक्शन 4 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, धारा 4 के अंतर्गत किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा का कार्य किए जाने की सूचना किसी अधिकारी को दी जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन है संबंध संरक्षण अधिकारी को। सेक्शन 4 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ठीक है, संबंध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में सूचना दी जाएगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के कार्य होने की सूचना संरक्षण अधिकारी को देता है तो कहाँ देगा? धारा 4 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 4 के अंतर्गत कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा के कार्य के संबंध में कोई मिथ्या सूचना अगर दे रहा है तो वह दायी होगा। सिविल दायित्व और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों ही उसकी लायबिलिटीज़ उसके अंतर्गत सूचना देता है तो वह दायी होगा सिविल और आपराधिक। लेकिन हाँ, अगर वह सद्भाव पूर्वक कोई ऐसी जानकारी दे रहा है तो सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होता है। सेक्शन 4 के क्लॉज 2 में इसमें जानकारी दी गई है कि अगर सद्भावपूर्वक कोई कम्युनिकेशन दे रहा है तो कोई जानकारी उसके ऊपर कोई बाध्यता नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाइए, घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना देने वाले किसी व्यक्ति को संरक्षण किस धारा में प्राप्त है? तो धारा 4 में उसे संरक्षण भी दिया गया है, यही गुड फेथ में अगर वो कोई जानकारी दे रहा है। फिर 2005 घरेलू हिंसा के अंतर्गत पीड़ित महिला के बारे में सद्भावपूर्वक सूचना देने वाला दायी होगा, तो किसी लायबिलिटी के लिए नहीं, 4 क्लास 2 में दिया, इसी पे बेस्ड हैं सारे क्वेश्चंस। घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के द्वारा धारा 5 के अंतर्गत किसके कर्तव्यों का उल्लेख है? तो पुलिस ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी के, सेवा प्रदाता, मजिस्ट्रेट, उपयुक्त सभी के कर्तव्यों का उल्लेख है यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है, धारा 5 के अंतर्गत उल्लिखित प्राधिकारी घरेलू हिंसा के कार्य में व्यथित महिला को क्या सूचना देगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो सेवा प्रदाताओं की सेवाएं उपलब्ध हैं, निःशुल्क विधिक सहायता ले सकता है, या फिर 498 के दिन परिवाद दाखिल कर सकती है। ये सारी की सारी सूचनाएं, या फिर अधिनियम के अंतर्गत एक से अधिक अनुतोष के लिए आवेदन करने का उसको अधिकार है, ये सारी की सारी सूचनाएं दी जाएंगी। सारे ऑप्शंस सही हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित को क्या अनुतोष उपलब्ध है? तो उसको संरक्षण, धनी राहत, अभिरक्षा, निवास, प्रतिकर, उपयुक्त सभी अनुतोष उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी महिला के साथ संज्ञेय अपराध कारित हुआ है, भुक्तभोगी महिला संरक्षण अधिकारी को इस घटना की जानकारी देती है, पुलिस अधिकारी को भी संज्ञेय अपराध किए जाने की जानकारी प्राप्त होती है। इस संबंध में सही ऑप्शंस क्या हैं? तो पुलिस अधिकारी विधि के अनुसार कार्रवाई करेगा। सेक्शन 5 के प्रोविज़ो में इसके बारे में प्रावधान दिया हुआ है कि वह विधि के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, घरेलू हिंसा में व्यथित महिला को रखा जा सकता है, कहाँ रखा जा सकता है? तो उसको आश्रय गृह में रखा जा सकता है, करेक्ट ऑप्शन है। धारा 6 के अंतर्गत शेल्टर होम्स के भार साधक को आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध कौन कर सकता है? तो व्यथित व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी, ठीक है, वो उससे शेल्टर होम उपलब्ध कराने के लिए कर सकता है। कोई संरक्षण 6 में, आपके सेक्शन 6 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि कोई संरक्षण अधिकारी या फिर सेवा प्रदाता या फिर आश्रय गृह के भार साधक से उसके आश्रय उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध करता है तो वह कर सकता है। तो संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाता दोनों ही मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए कि आपका घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य है पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर। धारा 6 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि वो उसके अनुरोध पर उसको सूचना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य हैं तो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट घरेलू हिंसा के परिवाद प्राप्ति पर मजिस्ट्रेट से करे या फिर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट की प्रति पुलिस थाने की जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर घरेलू हिंसा का किया जाना अभिकथित है के भार साधक पुलिस अधिकारी और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाता को अग्रेषित करे, या फिर सी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता के भीतर स्थानीय क्षेत्र में विधिक सहायता या सलाह देने वाले सभी सेवा प्रदाताओं, आश्रयगृहों, चिकित्सा सुविधाओं की सूची संधारित करना है, या फिर डी व्यथित व्यक्ति या चिकित्सीय परीक्षण कराए तो उपयुक्त सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट आ जाइए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 9 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है? तो उसके कार्यों में निर्वहन में सहायता करे मजिस्ट्रेट को,
सेवा प्रदाताओं की सूची रखे, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय परीक्षण कराए, मौद्रिक अनुतोष हेतु आदेश देना, यह उसका कार्य नहीं है। ठीक है। घरेलू हिंसा के संबंध में परिवाद की प्राप्ति पर संरक्षण अधिकारी रिपोर्ट, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को करेंगे। संबंधित क्षेत्र के थाने के भारसाधक अधिकारी रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करेंगे। संबंधित क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करेंगे, या फिर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत है, तो महानगर मजिस्ट्रेट या महानगरीय मजिस्ट्रेट MM या JM फर्स्ट। आपके सेक्शन 2I में जो कि मजिस्ट्रेट की डेफिनीशन दी गई है, वहाँ पर इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि इसके अंतर्गत MM या JM फर्स्ट आता है। ठीक है। फिर आ जाइए कि घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट विहित रूप एवं रीति में मजिस्ट्रेट को की जाती है, तो कहाँ पे की जा रही है, तो सेक्शन 9B में इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि 9B के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को इसकी वो की जाएगी सूचना। पुलिस अधिकारी सेवा प्रदाता को उसकी सूचना प्रति रिपोर्ट जो है विहित रूप में मजिस्ट्रेट को की जाती है। 9B के अंतर्गत इसका प्रावधान है। संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य एवं कृत्य हैं मजिस्ट्रेट का परिवाद की रिपोर्ट करना, व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, सेवा प्रदाताओं की सूची तैयार कराना, या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। संरक्षण अधिकारी किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में रहता है, राज्य सरकार के, मजिस्ट्रेट के, या फिर A एवं B दोनों के। 9(2) में दिया गया है दोनों के ही निरीक्षण में रहेगा। 9(2) में दिया गया है मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा। A एवं B नहीं, केवल मजिस्ट्रेट के। गलत ऑप्शन यहाँ पे है। करेक्ट जो ऑप्शन है वो केवल मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहता है, इंपॉर्टेंट है। धारा 10 के अंतर्गत महिलाओं के अधिकारों और संरक्षण करने के उद्देश्य से सेवा प्रदाता के रूप में कौन कार्य कर सकता है, तो रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगम, रजिस्ट्रीकृत कंपनी, या फिर दोनों। तो सेक्शन 10 में दोनों के बारे में प्रावधान दिया गया, दोनों ही काम कर सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शंस हैं सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कोई स्वैच्छिक संगम, या फिर आपका कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, या फिर C तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, फिर समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर D, समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक संगम या कंपनी द्वारा सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है, कहाँ पे होगा, तो राज्य सरकार के पास। नेक्स्ट आ जाइए। सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाता है धारा 10 के अंतर्गत। सेवा प्रदाता की शक्ति होगी कि वह घरेलू घटना रिपोर्ट अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करे। B, व्यथित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षण करवाए और चिकित्सीय रिपोर्ट की प्राप्ति पर पुलिस थाने के अग्रेषित करने की करे, या सुनिश्चित करे कि व्यथित व्यक्ति की अपेक्षा किए जाने पर आश्रय गृह में आश्रय दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शंस हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 58। निम्न कथनों में असत्य कथन है, तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। फिर B, संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के निरीक्षण या परीक्षण के अधीन होते हैं, या फिर निम्न सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने के लिए स्वैच्छिक संगम या कंपनी के राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन D सही, यहाँ पर अनउपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्न कथनों में सत्य कथन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। धारा 4 के अंतर्गत संरक्षण अधिकारी को सद्भावपूर्वक घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सिविल या आपराधिक दायित्व उपगत नहीं होगा, या फिर किसी भी सेवा या सेवा प्रदाता के लिए सदस्य के विरुद्ध घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अधिनियम शक्तियों का प्रयोग कृत्यों का निर्वहन करते हुए सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के लिए कोई बात, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट करिए। सही सुमेलित नहीं है, तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति धारा 8 हो रही, सही है। सेवा प्रदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10 है। सरकार के कर्तव्य 11 में दिए हुए हैं, और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य सेक्शन 12 बता रहे हैं। तो मजिस्ट्रेट के कर्तव्य नहीं है सेक्शन 12 में, आपके मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। ये सही है। 12 के अंतर्गत अनुतोष आदेश प्राप्त करने तो आवेदन कौन कर सकता है, तो व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति, उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। मजिस्ट्रेट अनुतोष हेतु आवेदन प्राप्त करने के बाद सुनवाई की तारीख नियत करेगा, वह तारीख आवेदन की प्राप्ति की तारीख से, करेक्ट ऑप्शन है, 3 दिन के बाद की नहीं होगी। जो डेट नियत की जाएगी आवेदन से प्राप्ति के 3 दिन के बाद की नहीं होगी। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63। घरेलू हिंसा के महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत अनुतोष हेतु आवेदन को कितने दिन के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा,
तो ऑप्शन है यहाँ पर 30 दिन के भीतर प्रथम सुनवाई से, या फिर प्रथम सुनवाई की तारीख से 60 दिन के भीतर। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर 60 दिन के भीतर। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनुतोष हेतु आवेदन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो धारा 12 के अंतर्गत अनुतोष के बारे में प्रावधान दिया गया है कि अनुतोष के लिए आवेदन जो है धारा 12 में हो रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण नियम की धारा 12 के अंतर्गत आवेदन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिकर या नुकसानी की रकम का संदाय करने का आदेश दिया जाता है, लेकिन व्यथित व्यक्ति के अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते हैं। सिविल दावा भी कर सकता है, वो घरेलू हिंसा में क्षति के प्रतिकर का दावा कर सकता है, मुजरे का दावा कर सकता है, सारे ऑप्शन सही हैं, वो भी सारे क्लेम कर सकता है। जहाँ प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए व्यथित व्यक्ति के पक्ष में किसी न्यायालय द्वारा कोई डिक्री पारित कर दी गई है, वहाँ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में संदाय रकमों का ऐसी डिक्री के विरुद्ध किया जा सकता है। तो मुजरा ए बी, डिक्री मुजरा से बची शेष रकम के लिए निष्पादनी होगी, तो सेट ऑफ भी हो जाएगा और दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पर, और भी दोनों सही हैं। धारा 18 के अंतर्गत अधिनियम में संरक्षणादेश पारित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? किसी मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अधीन नियत सुनवाई की तारीख को नोटिस मजिस्ट्रेट द्वारा किसे दी जाती है? तो संरक्षण अधिकारी को धारा 13 के अंतर्गत नोटिस दी जाएगी। कार्रवाइयाँ बंद कमरे में होंगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स, कार्रवाइयाँ जो हैं वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होंगी। सेक्शन 16 में इसके बारे में प्रावधान है। करेक्ट ऑप्शन है सेक्शन 16। घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार है, धारा 17 के अंतर्गत। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षणादेश पारित कर सकता है, किस सेक्शन में? सेक्शन 18 के अंतर्गत। व्यथित व्यक्ति के पक्ष में संरक्षणादेश पारित करते समय प्रत्यर्थी को प्रतिषिद्ध कर सकेगा कि घरेलू हिंसा के कार्य को करने से, दूरभाषी या व्यक्तिगत संपर्क करने से, अस्थियों का अन्य संक्रमण करने से, इन सभी चीज़ों के लिए उसको प्रत्यर्थी को प्रतिषिद्ध किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। धारा 12(1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट या समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित नहीं करेगा। तो प्रत्यर्थी यदि महिला है तो साक्षी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का, ठीक है, और उसको अन्य संक्रांत करने का। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर ए है कि उसको साक्षी गृहस्थी को स्वयं को हटाने का आदेश नहीं पारित करेगा। धनी अंतोष में सेक्शन क्वेश्चन 74 में सम्मिलित नहीं है, तो उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय व्यय, भरण पोषण, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ये सारे के सारे सम्मिलित हैं, सॉरी, धनी अनुतोष में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट है, मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति को हुई क्षति के लिए प्रतिकर का आदेश करेगा, किसमें, किस सेक्शन में? धारा 22 के अंतर्गत वो उसको प्रतिकर के लिए आदेश करेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर आ जाइए, न्यायालय को अंतरिम अनुतोष किस धारा के अंतर्गत देने की शक्ति है? तो धारा 23 के अंतर्गत अंतरिम अनुतोष दे सकता है। फिर जो अनुतोष घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत व्यथित व्यक्ति को प्राप्त है, वह अनुतोष सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय, किसी दंड न्यायालय के समक्ष कार्यवाही मांगा जा सकेगा। यह प्रावधान है धारा 26 में कि वो इस अधिनियम के अतिरिक्त इन सभी भी जगह भी अनुतोष की मांग कर सकता है। ठीक है, फिर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये यदि व्यथित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुरोध करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचना देने के लिए आबद्ध कर है। ठीक है, बाउंड है कि वो उसको सूचना दे। फिर आ जाइए, मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाहियों को बंद कमरे में कब किया जाएगा? जब यह समझे कि मामले की परिस्थितियाँ ऐसे अपेक्षित हों, जब कार्यवाहियों का पक्षकार सुनवाई की वांछा करते हों, दोनों ही स्थितियों में किया जा सकता है। 12 के अधीन प्रत्येक आवेदन प्रारूप किसमें होगा? इसमें पीछे कुछ प्रारूप दिए हुए हैं, तो प्रारूप 2 में होगा 12 के अधीन जो आवेदन हो रहा है। 12 के अंतर्गत आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले मजिस्ट्रेट विचार करेगा सेवा प्रदाता की रिपोर्ट पर, संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट पर, या फिर उपयुक्त ए या बी की रिपोर्ट पर, तो दोनों की ही रिपोर्ट पर करेगा। फिर नेक्स्ट है, सत्य उत्तर का चयन कीजिए। धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना प्राप्त होने के अधिकतम कितने दिन के भीतर संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी पर तामील कराया जाएगा? तो सेक्शन 13 में प्रावधान इसके लिए दिया हुआ है, 2 दिन के भीतर या फिर मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात अतिरिक्त युक्त समय के भीतर। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, 2 दिन में करा लेगा या फिर जो अतिरिक्त समय दिया जाए उसमें कराया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि मजिस्ट्रेट कार्रवाई के किसी भी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्तता सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है, तो धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट आ जाइए,
जहां मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्तियों को सेवा प्रदाता से परामर्श करने के निर्देश देता है वहां सुनवाई की अगली तारीख नियत होगी, 2 मास से अधिक की नहीं। 14(2) में इसके बारे में प्रावधान है। परामर्शदाता कौन हो सकेगा, सेक्शन क्वेश्चन 85 है। तो जहाँ तक संभव हो महिला, मामले में उपसंजात विधि व्यवसायी जहाँ वह प्रत्यर्थी के लिए उपसंजात ना हो, संरक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध परामर्शदाताओं की सूची में से किसी व्यक्ति को, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। धारा 14 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श लेने का निर्देश देता है, तो केवल व्यथित व्यक्ति को, केवल प्रत्यर्थी को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सेक्शन 14 के अंतर्गत काउंसलिंग में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट आदेश देता है, वहाँ पर भेजा जाएगा। प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को ये अकेले या संयुक्ता सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से परामर्श के लिए भेजेगा, वो प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को, ठीक है। तो व्यथित के ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, केवल व्यथित प्रत्यर्थी को या व्यथित व्यक्ति को। मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत कल्याण विशेषज्ञ की सहायता लेता है, तो धारा 15 के अंतर्गत कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता कौन लेता है, तो ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट मजिस्ट्रेट। कल्याण विशेषज्ञ कौन हो सकता है धारा 15 के अंतर्गत, तो बी और सी दोनों करेक्ट हैं, कोई महिला या परिवार कल्याण के संबंध में लगा हुआ कोई व्यक्ति। फिर अधिनियम के अंतर्गत संरक्षणादेश और अन्य आदेश मंजूर करने के लिए और अपराधों का विचारण के सक्षम न्यायालय कौन होगा, तो अभी 2I में पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रथम श्रेणी का न्यायिक JM फर्स्ट या MM, या फिर दोनों होंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से विपरीत है प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का न्यायालय। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा पूरे भारत में, करेक्ट ऑप्शन है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत अनुतोष उपलब्ध हैं, संरक्षण आदेश, निवास आदेश, आर्थिक सहायता, अभिरक्षा आदेश, या फिर आपका प्रतिकर आदेश, या फिर उपयुक्त सभी, तो सारे ही उपलब्ध हैं। फिर सही सुमेलित नहीं है कौन सा, तो संरक्षण आदेश धारा 18 में है, आर्थिक सहायता 20 में है, ठीक है। अभिरक्षा आदेश 21 में, प्रतिकर आदेश इन्होंने 23 में दिया है, 23 में नहीं। प्रतिकर आदेश का प्रावधान जो है वो आपका धारा 22 में है, 23 में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है, तो धारा 19 में इसका प्रावधान है। फिर आ जाइए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त अनुतोषों में सम्मिलित हो सकेंगे, तो उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय खर्चे, व्यथित व्यक्ति एवं उसकी संतान हेतु जो भी हैं, और उपयुक्त सभी, तो ऑल ऑफ द अबव। मजिस्ट्रेट धनी अनुतोष किस धारा के द्वारा प्रदत्त करता है, तो धारा 20 के द्वारा। मजिस्ट्रेट धनी अनुतोष का संदाय करने का आदेश किसे देता है, तो प्रत्यर्थी को देगा, जो भी अपोजिट पार्टी होगी उसको, 28 का बी। अनुतोष की सुनवाई प्रदत्त या संतान को अभिरक्षा में किसके दिया जाएगा, तो ए बी व्यथित व्यक्ति को, या फिर व्यथित व्यक्ति की ओर से अन्य व्यक्ति को दिया जा सकेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर आपका 100। यदि प्रत्यर्थी 20(1) के निबंधनों में संदाय करने में असफल रहने पर मजिस्ट्रेट क्या निर्देश देगा, तो प्रत्यर्थी के नियोजक वेतन न्यायालय में जमा करें, या फिर ऋणी शोध्य रकम को न्यायालय में जमा करें, एवं भी दोनों सही हैं। धारा 24 के अंदर मजिस्ट्रेट के आदेश की निःशुल्क प्रति किसे दी जाएगी, तो पक्षकारों को, थाने के भारसाधक अधिकारी को, सर्विस प्रोवाइडर को, या फिर सभी को दी जाएगी सेक्शन 24 में कॉपी। मजिस्ट्रेट के संरक्षण आदेश से निर्मुक्त करने का आवेदन व्यथित व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा, तो धारा 25 के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, मजिस्ट्रेट को अपने समक्ष किसी कार्यवाही में अंतरिम और एक पक्षीय आदेश मंजूर करने की शक्ति किस धारा में दी गई है, तो धारा 23 में दी गई है। मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित व्यक्ति अपील कर सकता है, कहाँ, सेशन न्यायालय में, सेक्शन 29 में इसके बारे में प्रावधान है। अपील किस धारा के अंतर्गत की जा रही, सेक्शन 29, ऊपर पहले ही बता दिया गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए आप, कि मजिस्ट्रेट के आदेश के विरुद्ध अपील हो सकेगी। मजिस्ट्रेट के आदेश से व्यथित व्यक्ति आदेश की तिथि से कितने दिन के भीतर सेशन न्यायालय में अपील कर सकता है, तो जो टाइम दिया गया है यहाँ पर वो 30 दिन में अपील करने का है, 30 दिन में अपील कर सकता है। संरक्षण आदेश को भंग करता है अगर प्रत्यर्थी, तो उसे दंडित किया जाएगा ऐसे कारावास से जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो कि आपका 20,000 रुपये तक का हो सकेगा, ठीक है। 31 में इसका प्रावधान है सेक्शन 31 में। नेक्स्ट आ जाइए, 31-32 के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा किया गया अपराध कैसा होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, ठीक है, संज्ञेय और अजमानती है, ठीक है। 110 आ जाइए, निम्न कथनों में सत्य कथन है। संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता लोक सेवक होते हैं, ठीक है, सेक्शन 30 में इसका प्रावधान है। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन विधिक कार्यवाही नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी सहित
कोई परिवाद फाइल न किया जाए, सेक्शन 34 में इसका प्रावधान है। सी पे आ जाइए, संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक की गई किसी बात के लिए उसके विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, सेक्शन 35। तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न किए जाने के लिए उसे दंडित किया जा सकता है। तो 1 वर्ष तक के कारावास या फिर 20,000 रुपये तक या जुर्माने से या फिर दोनों से किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश का भंग एक अपराध है, किस धारा में दंडित है, सेक्शन 31 पहले ही देख चुके हैं हम। फिर संरक्षण आदेश में निर्देशित कर्तव्य का पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहता है तो दंडित किया जा सकेगा। अगर 31 में कोई व्यक्ति भंग हो कर रहा है तो, और 33 में अगर मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण आदेश में निर्देशित कर्तव्य का पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहने पर वह दंडित किया जा रहा है, संरक्षण अधिकारी को पनिश किया जा रहा है, किसमें, सेक्शन 33 में। संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध के लिए कोई अभियोजन या विधिक कार्रवाई की जा सकेगी तो प्रायर सैंक्शन चाहिए होगी स्टेट गवर्नमेंट की, ऑप्शन ए। और किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से परिवाद फाइल किया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत, तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध 115 क्वेश्चन है कि विरुद्ध अपराध का संज्ञान राज्य सरकार के पूर्व मंजूरी से परिवाद फाइल किए बिना नहीं लिया जा सकता है, तो सेक्शन 34 में इसका प्रावधान दिया गया है कि उसके लिए प्रायर सैंक्शन चाहिए होगी। निम्न कथनों में असत्य कथन है, तो अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है, नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बना रही है 116 में क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाइए कि संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए कोई अभियोजनवाद का भी कोई अभियोजन नहीं होगा। इसमें किसमें है, 35 में इसका प्रोटेक्शन दिया गया है कि अगर गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग्स कर रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सही सुमेलित कीजिए, करेक्ट है। तो मजिस्ट्रेट को आवेदन 12 में है, प्रतिकर आदेश 22 में है, ठीक है, प्रतिकर आदेश आपका 22 में है, प्रक्रिया 28 में है, अपील 29 में, सारे ऑप्शन सही हैं। किस धारा में कहा गया है अधिनियम में किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं होगा, सेक्शन 36 बताता है कि अल्पीकरण नहीं किया जाएगा। यहाँ कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों का बिना पर्याप्त कारण के निर्वहन करने में विफल रहता है वहाँ वह उत्तरदायी होगा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित होने हेतु। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत संरक्षण तथा निवास हेतु आदेश के अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है। तो अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश, एक पक्षीय आदेश, उपरोक्त सभी आदेश उसके द्वारा पारित किए जा सकते हैं। यहाँ पर सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 31(1) का अपराध होगा। तो संज्ञेय और गैर जमानती MPA-DPO में पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है। घरेलू हिंसा की महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगा, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर, व्यथित महिला या उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति, तो सारे ही प्रस्तुत कर सकते हैं। घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 पारित कब हुआ था, तो इसके पारित होने की जो डेट है वो है 13/9/2005 इसको असेंट मिली, और जो इन्फोर्समेंट डेट है उसकी वो 26/10/2006 है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा आप लोग, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। घरेलू हिंसा का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 14, 15 व 21। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा में शामिल है आर्थिक दुरुपयोग, यौन दुरुपयोग या फिर ए और बी दोनों, तो दोनों ही करेक्ट ऑप्शन हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रवृत्त हुआ 26 अक्टूबर 2006, ठीक है, 26 अक्टूबर 2006 को प्रवृत्त हुआ और 13 सितंबर 2005 को असेंट मिली, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद घरेलू हिंसा की परिभाषा में सम्मिलित दुरुपयोग के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो भावात्मक, मौखिक, आर्थिक सारे हैं, मानसिक दुरुपयोग नहीं आता। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 4 के अधीन घरेलू हिंसा के विषय में सूचना संरक्षण अधिकारी को दी जा सकती है, किसके द्वारा, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा सूचना दी जा सकती है। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन अधिसूचित आश्रय गृह पीड़ित व्यक्ति को आश्रय प्रदान करने हेतु बाध्य हैं, तो पीड़ित व्यक्ति के अनुरोध पर, करेक्ट ऑप्शन है। धारा 8 के अधीन प्रत्येक जिले में संरक्षण अधिकारियों की संख्या हो सकती है जितना राज्य सरकार उचित समझे, कोई फिक्स संख्या नहीं है, पहले भी ये भी क्वेश्चन मिला था आपको ये। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो संरक्षण अधिकारी जहाँ तक संभव हो महिलाएं होंगी, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। घरेलू हिंसा अधिनियम के धारा 9 के अंतर्गत कौन सा कार्य संरक्षण अधिकारी का नहीं है, तो उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना मजिस्ट्रेट को, सेवा प्रदाताओं की सूची रखना, पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सीय परीक्षण कराना, मौद्रिक अनुतोष हेतु आदेश, ये इसका कार्य नहीं है संरक्षण अधिकारी का, करेक्ट ऑप्शन है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत निम्न में से कौन सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है,
तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है, समाज सेवा प्रदान करने वाली कोई महिला। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत संरक्षण आदेश पारित किया जा सकता है, किसके द्वारा? किसी मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन अनुतोष हेतु आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन पर मजिस्ट्रेट सुनवाई की पहली तारीख सामान्यतः नियत करेगा। आवेदन की तारीख की प्राप्ति से, ठीक है, आपका ये दिया हुआ है ऑप्शन 3 दिन। ठीक है, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिन पर है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं। फिर आ जाइए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी, किसको? संरक्षण अधिकारी को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा दी जाएगी संरक्षण अधिकारी को। फिर आ जाइए, घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 के अधीन प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग किए जाने का कारावास के पदों में अधिकतम शास्ति होगी, तो 1 वर्ष करेक्ट ऑप्शन है। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 व 32 के अधीन संरक्षण आदेश का भंग किया जाना एक अपराध होगा, कैसा? संज्ञेय और गैर जमानती ये होगा। नेक्स्ट आ जाइए, जहाँ कोई संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित अपने कर्तव्यों को बिना पर्याप्त कारण के निर्वहन करने में विफल रहता है, वहाँ वह उत्तरदायी होगा, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, वहाँ वह उत्तरदायी होगा। ठीक है, काहे के लिए? कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होने हेतु। ठीक है, घरेलू हिंसा अधिनियम निम्नलिखित धाराओं में से किस में घरेलू हिंसा पद को परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 में। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा निवास आदेश पारित किया जा सकता है, तो धारा 19 में। छत्तीसगढ़ एडीपीओ में पूछा गया है सारे क्वेश्चन ये। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन मजिस्ट्रेट क्षतियों के लिए प्रतिकर संदाय हेतु आदेश पारित कर सकता है, धारा 22 में। घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 में प्रदत्त धनीय अनुतोषों में सम्मिलित हो सकेंगे कौन सा? उपार्जनों की हानि, चिकित्सीय खर्चे, व्यतीत व्यक्ति एवं उसकी संतान हेतु भरण पोषण, या फिर उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय से अभिप्रेत है, तो जेएम फर्स्ट या एमएम फर्स्ट 2I में डिफाइन है, वही क्वेश्चन है, एडीपीओ में देखिए पूछा गया है ये। नेक्स्ट आ जाइए कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन सक्षम न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा, तो कहाँ? समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? तो स्वास्थ्य सुरक्षा जीवन अंग, पीड़ित महिला या उसके मानसिक या शारीरिक क्षति पहुंचाना, या उसको दहेज या अन्य संपत्ति के लिए मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करना, या आचरण द्वारा महिला या उससे संबंधित व्यक्ति को धमकी देना, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की निम्न की धारा के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज करने का प्रावधान किया गया है, तो धारा 4 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के संरक्षण अधिकारी निम्न में से कौन सी सहायता करेंगे? तो परिवाद फाइल करने में सहायता दे सकते हैं पीड़ित व्यक्ति को। पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम के प्रारूप 4 में दिए गए अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। पीड़ित व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करेंगे। उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। धारा 12 के अंतर्गत आवेदन कौन देगा? तो व्यथित व्यक्ति, संरक्षण अधिकारी, या व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई अन्य व्यक्ति दे सकता है। धारा 32(1) का अपराध कैसा होगा? इसमें जो है वो संज्ञेय और अजमानती होगा। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा घरेलू हिंसा से व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित किया जा सकता है? तो संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष, प्रतिकर आदेश, सभी विकल्प सही हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही हैं। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अधीन किस प्रावधान में व्यथित व्यक्ति के बालक बालिकाओं की अस्थायी अभिरक्षा का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है? तो किसमें ये अभिरक्षा का आदेश देगा? तो करेक्ट ऑप्शन धारा 21 के अधीन, ठीक है, अभिरक्षा आदेश दिया जाएगा। फिर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के उल्लंघन की दशा में उस पर शास्ति आरोपित की जा सकेगी, तो 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। फिर महिलाओं का संरक्षण किस धारा के अधीन की गई कार्यवाहियों के लिए संरक्षण है? तो धारा 35 में संरक्षण है। फिर वयस्क पुरुष शब्दों को हटा दिया गया है किस केस में? मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 2 था में हटाया है, तो हिरल पी हरसोरा बनाम कुसुम नरोत्तम दास। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस है, हमने जब एक्ट पढ़ाया है वहाँ पे बताया भी है आपको कि वयस्क पुरुष ही नहीं कोई भी और भी हो सकता है उसके उसमें जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम आपका। ठीक है, ये समाप्त होता है यहीं पर। इसमें करीब 150 MCQs हमने यहाँ पे डील किए हैं।
इनको आप एक बार आप एक्ट के साथ थोड़ा सा एक बार रिवाइज़ कर लें। और वीडियो हमारा अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।